नमस्ते दोस्तों। जर्मनी कि आज जो एक इतनी बड़ी कंट्री है, वो एक समय में 300 से भी ज़्यादा छोटे-छोटे स्टेट्स में डिवाइड। तो ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ? आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग इस कहानी को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से नेपोलियन ने अधूरा छोड़ा था। नेपोलियन ने जब यूरोप पे राज किया तो उसने जर्मनी के जो 300 से ज़्यादा छोटे-छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, उनको यूनाइट किया और उनसे 39 थोड़े से उससे ज़्यादा बिग स्टेट्स बनाए। यानी कि जो विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे भी जो छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, उनको तोड़ के उनको यूनाइट करके 39 थोड़े बिग स्टेट्स में कन्वर्ट किया। अब जब नेपोलियन का राज खत्म हुआ तब इन छोटे स्टेट्स को भी लगा शायद हमारी भी एक कंट्री होनी चाहिए। तो उन छोटे स्टेट्स ने सोचा हम सब 39 स्टेट्स मिलकर एक बड़ा कंट्री बना सकते हैं, एक बड़ी कंट्री बना सकते हैं। तो उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी। लेकिन ये इतने आसान काम नहीं था। जो 39 स्टेट्स थे उनमें 2 मेजर स्टेट थे और 37 जो स्टेट्स थे वो छोटे छोटे स्टेट्स थे। जैसे कि 2 मेजर बड़े स्टेट्स थे, वो था एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था पर्शिया। और इन 2 बड़े स्टेट्स में ऑस्ट्रिया और पर्शिया में बहुत से मतभेद थे। जैसे कि जो पर्शियन लोग थे वो लिबरल सोच वाले लोग थे और जो ऑस्ट्रियन लोग थे वो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग थे। लिबरल और कंजर्वेटिव ये दोनों टर्म्स मैंने इंग्लैंड वाले वीडियो में बताई। लिबरल्स जो होते हैं आधुनिक विचारों वाले होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर कंजर्वेटिव जो होते हैं वो वहीं पर पुरानी सोच वाले लोग होते हैं। जब नेपोलियन का राज खत्म होता है 1815 में, तब कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई जाती है इन सब स्टेट्स को यूनिफिकेशन करने के लिए। लेकिन उनमें भी मतभेद होते हैं, इसलिए कांग्रेस ऑफ वियना को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन 1818 में ज़ोल्वरिन एक्ट लेके आते हैं उनमें, जिसके अंदर में अब जो 39 स्टेट्स थे उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जोड़ा जाता है। यानी कि अगर आप इस स्टेट में रह रहे हो और अगर आपको व्यापार करने के लिए उस स्टेट में जाना है तो आप फ्रीली मूव हो सकते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही ज़ोल्वरिन जो आज के टाइम में यूरोप में देखा जा रहा है। अगर आपको यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक शेंगेन वीज़ा लेना है। उसके मुताबिक आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी घूम सकते हो। वहीं पर ज़ोल्वरिन के द्वारा वहाँ पर 1880 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 39 स्टेट्स में शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली रीयूनाइट होने लगते हैं। अब ज़ोल्वरिन के 30 सालों बाद 1848 में जर्मनी को पहली बार यूनाइट करने की प्रोसेस जो है वो ऑफिशियली शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी की एक सिटी है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जर्मनी की पार्लियामेंट्री बुलाई जाती है। लेकिन ये फर्स्ट पार्लियामेंट भी उनकी कैंसिल हो जाती है क्योंकि बहुत से स्टेट्स में मतभेद थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, ऑस्ट्रिया में जो लोग रहा करते थे वो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, यानी कि वो अपने धर्म को लेकर ही चलना चाहते थे, वो धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। और पर्शिया में जो लोग थे वो लिबरल सोच वाले लोग थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सब। तो इसी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट थी जर्मनी की, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं पर ऑस्ट्रिया जो है वो मान जाता है कि हम अब यूनाइट हो सकते हैं और तभी पर्शिया के किंग बनते हैं विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने जो है वो ये ठान लिया कि वो अब इन 39 स्टेट्स को एक करके ही छोड़ेंगे, एक करके ही दम लेंगे। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, अपने प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने आगे चल के जर्मनी को रीयूनाइट किया। जो जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया जर्मन को यूनिफाइड करने के लिए। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो भले ही पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो फिर भी कंजर्वेटिव सोच वाले थे और साथ ही साथ वो ये सोचते थे कि जो लिबरल सोच वाले लोग हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो इसीलिए वो उनका भी ख्याल रखा करते थे।
ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ये ठान लिया कि ना सिर्फ वो जर्मन को यूनाइट करेंगे, लेकिन जर्मन को पर्शिया की डोमिनेंस के साथ यूनाइट करेंगे। यानी कि जर्मन तो यूनाइट होगा, लेकिन उस पर डोमिनेंस यानी कि उस पर राज कौन करेगा? पर्शियन किंग करेगा। जो पूरी सत्ता होगी वो किसके हाथों में होगी? पर्शियन किंग के हाथों में होगी, पर्शियन प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होगी। तो उन्होंने अपनी जो आर्मी थी, अपनी जो मिलिट्री थी, उसे नए नए मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, मिलिट्री पे खर्चा करना शुरू कर दिया। तब उनके आड़े आते हैं सोशलिज्म लोग, और वहाँ पे एक पार्टी हुआ करती थी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वो उनके बहुत से आड़े आ रही थी। अब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का उद्देश्य एक ही था कि सोशलिज्म को प्रमोट करना। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म ये है कि आप जो मिलिट्री पे पैसा खर्च कर रहे हो उसे लोगों में बांटिए। जैसे कि आप हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कीजिए, आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, आप लोगों पे खर्चा कीजिए। जो पैसा है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये सोशलिज्म का मोटिव होता है। तो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो ये चाहती थी कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि मिलिट्री पे इतना खर्च कर रहे हैं, उन्हें अब सोशलिज्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को ही बैन कर दिया। अब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी तो बैन हो चुकी थी, लेकिन लोगों की दिमाग में से इस चीज को कैसे निकाले? तो वहीं पर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जो है वो सोशलिज्म की ओर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज पेंशन। अब सोशलिस्ट लोगों का तो दिल जीत लिया ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। अब बारी थी लिबरल्स की। जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे वो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, लेकिन उन्हें लिबरल्स का दिल जीतना था। तो वो कैसे करते? लिबरल्स जो होते हैं वो आधुनिक सोच वाले होते हैं, आधुनिक विचार को प्रमोट करना चाहते हैं। तो चर्च जो होता है वो कंजर्वेटिव सोच वाला होता है। हालांकि चर्च में भी दो चर्च होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट चर्च और एक कैथोलिक चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च थोड़ा सा लिबरल सोच वाला होता है, लेकिन फिर भी जो चर्च होते हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव सोच वाले होते हैं, वो थोड़ी सी पुरानी सोच वाले होते हैं। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने लिबरल्स का दिल जीतने के लिए चर्च को जो है वो बैन कर दिया। चर्चेस को जो है वो बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उन दिनों, खास करके कैथोलिक चर्चेस को, और इसी को कहा जाता है कैथोलिक स्ट्रगल, जो कि 1871 से लेके 1887 तक चला था। और एक बात करी बिस्मार्क ने, जो कि था इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आर्मी को खर्च करने के लिए पैसे भी चाहिए, और बिस्मार्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल फेवर में थे, मतलब वो सपोर्ट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो उन्होंने बहुत से इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, और वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गए। वहीं पर लिबरल यही चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सबको रोजगार मिले, यही सब कुछ चाहते थे। तो आखिर में लिबरल भी बिस्मार्क से खुश हो गए। अब सोशलिस्ट लोग खुश थे, लिबरल लोग खुश थे, और वहीं पर किंग खुश था, प्रजा खुश थी, सब कुछ खुश था। खुश नहीं थे तो वहाँ की पार्लिमेंट ऑटो वॉन बिस्मार्क के डिसीजनों से खुश नहीं थी, क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो पार्लिमेंट की पूरी परमिशन नहीं लिया करते थे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो पैसे आया करते थे, जो इकोनॉमी आया करती थी, वो थोड़े फार इनमें बांट कर पूरी तरह से मिलिट्री पे खर्च कर दिया करते थे। यानी कि वो पर्शिया को इतना स्ट्रांग बना रहे थे कि फ्यूचर में कोई उसकी ओर आंख उठा के भी ना देखे। अब धीरे धीरे जो करके जो है वो 39 स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगे दो स्टेट में। यानी कि जो छोटे स्टेट्स थे वो ऑस्ट्रिया की साइड के स्टेट जो है वो ऑस्ट्रिया में मिक्स होने लगे, और पर्शिया की साइड के जो स्टेट थे वो पर्शिया में मिक्स होने लगे। अब 39 स्टेट्स में से आखिर में सिर्फ रह गए दो स्टेट्स, जो कि था पर्शिया और था ऑस्ट्रिया। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क को लगने लगा कि वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर सकता है और जर्मन को यूनाइट कर सकता है। अब बिस्मार्क जो है वो ये सोच लेते हैं कि अब वो ऑस्ट्रिया को जीत सकते हैं, तो इसीलिए बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया पे अटैक कर देते हैं और ऑस्ट्रिया को सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर जीत लेते हैं।
तो वहीं पर जो पूरा जर्मन था, जो 300 स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था, अब वो एक स्टेट बन चुका था और एक मेजर स्टेट बना, एक मेजर कंट्री बनी जिसका नाम था जर्मनी। अब जर्मनी यूनाइट होने के बाद भी जर्मनी के जो लोग थे उनके मन के अंदर जो है वो देशभक्ति यानी नेशनलिज्म की भावना को कैसे उमेड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ जो है वो जंग छेड़ दी और फ्रांस को भी निपटा दिया। और फ्रांस के साथ जंग होते ही जो पूरा स्टेट हुआ करता है, जो 39 स्टेट्स हुआ करते थे, उनमें देशभक्ति की भावना जगने लगी। फ्रांस जो एक समय में वर्ल्ड सुपर पावर था, जो एक समय में नेपोलियन का राज हुआ करता था, उस फ्रांस को उन्होंने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनमें नेशनलिज्म की भावना जो है वो उमड़ चुकी थी। और इसी तरह जर्मनी जो है वो यूनाइट हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।